सफिशिएंट टाइम है। मैं बहुत स्लो भी चलूँ तो हम लोग सिलेबस को बड़े सफिशिएंट टाइम पहले ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। रिवीजन भी कर लेंगे, फिर भी जनवरी ख़त्म नहीं होगा, रिवीजन भी ख़त्म हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम इस तरह से चल रहे होंगे। बस आपने लॉजिक को समझना है। आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा पढ़ा, क्या पढ़ा था? तैयार है? अल्लाह खैर करे जी। ऊपर से यहाँ से आवाज़ नहीं आती, इसे करीब करते हैं। करीब करने से तो नहीं आवाज़ आती जी। वॉल्यूम कम किया हुआ है। अभी देखें आवाज़ माइक से आवाज़ आ रही है? माइक से आवाज़ आ रही है? स्पीकर से आवाज़ आ रही है? चलें आप कहते हैं तो ठीक है जी। क्लियर है? पीछे वालों को आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। तो हम लोगों ने बात की कि लॉजिक अच्छी तरह से क्लियर हो, आ रहे होंगे, नोट्स नहीं बना रहे तो साथ साथ बनाना शुरू कर दें। वो बड़ी ज़रूरी हेल्दी एक्टिविटी है। और अभी इस वक्त साथ साथ लिखते रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा। एंड ऑफ सेशन में आपके पास अपना एक रजिस्टर बना हुआ होगा। और कैसे करना है? मेरे नोट्स को सामने रखना है, किताब को सामने रखना है, एज इट इज़ छाप देना है। फिर अपने लिखे हुए से याद करना है, मेरे लिखे हुए से याद नहीं करना है। मेरा लिखा हुआ तो कंप्यूटराइज लैंग्वेज है। आपके अपने लिखे हुए का अपने जहन में इमेज ही अलग आएगा, जो आपकी अपनी हैंड राइटिंग है। याद भी जल्दी होगा, रहेगा भी देर तक। तो कोशिश करें ऐसा ना हो कि फिर आगे इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाए कि फिर आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाए। तो फिर आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। कल हमने क्या पढ़ा था भला? मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि सब्सक्राइबर्स तो मेंबर बन जाते हैं, वो तो तय है कि उन्होंने एग्री किया है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। कि जो बाद में आने वाले हैं ये कैसे मेंबर बनते हैं, इसके लिए सवाल ये है कि भाई हमारी कंपनी कौन सी है, हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। आपके पास शेयर्स होने चाहिए, किसी भी तरीके से आ गए, मिल गए, ले लिए, खरीद लिए, किसी भी तरीके से आप तक शेयर पहुँच गए, एंड आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर बनने का क्या तरीका है? एग्री टू बिकम अ मेंबर और आपका नाम। तो किताब क्या करती है? आपका नाम रजिस्टर में आ गया को नीचे कॉमन कर लेते हैं और कह देते हैं कि बाद में आने वाला वो शख्स जिसके पास शेयर्स हैं, या फॉर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जो एग्री करता है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं, एंड जिनके नाम रजिस्टर में लिखे होते हैं उनको मेंबर कहते हैं। और दूसरी तरफ से जो पहली शाख थी वो ये थी कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, बानियान हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई है, वो तो मेंबर ही काउंट होते हैं, वो इनिशियल मेंबर्स हैं। मेंबर की डेफिनेशन पढ़ के, देख के, उसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? आगे चलें, चलते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। जी रेजोल्यूशन हमने नहीं, असल में कल तो हम सिर्फ टाइम गुजार रहे थे ना, कि जिस बीच में टाइम मिला तो हमने वो कवर कर लिया। तो जिस वक्त मजीद किसी दिन टाइम मिलेगा हम रेजोल्यूशन के ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि वो सारी डेफिनेशन है डिस्कनेक्टेड है। इनके आसपास के टॉपिक से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, गलत चैप्टर्स में पड़ी हुई हैं। ये नॉर्मली मैं चैप्टर 2 के साथ कराता हूँ, लेकिन बीच में मौका मिल गया तो चलो हमने थोड़ा सा उसे छेड़छाड़ कर ली। तो इसी तरह से मौका मिल गया तो रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन को भी देख लेंगे। नहीं मौका मिला तो अगले चैप्टर के अंदर जब हम जाएंगे तो पहले ही दिन इसके ऊपर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। नॉट फॉर प्रॉफिट, ये जो कंपनी लॉ है ना, ये डील करता है कमर्शियल कंपनियों को। और ये कमर्शियल कंपनियां कैसे कहते हैं? जो प्रॉफिट हासिल करना चाहती हैं, जो बनती इसलिए हैं कि वो प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो जो कमर्शियल कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए बनी होती हैं। तो अगर कोई इदारा बीच में कहे कि मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट काम करना है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे नॉर्मली जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के अंदर। जैसे आपकी हाउसिंग सोसाइटियाँ होती हैं, जैसे आपकी ये जो फाउंडेशंस बनी हुई होती हैं, जो इमदाद बाहमी कर रही होती हैं, जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं, भूखों को खाना खिला रही हैं, ये सब के सब एज अ सोसाइटी रजिस्टर होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा। और इनका कानून होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। उस कानून में कुछ लिमिटेशंस हैं। उस कानून में इदारा बनाने के बाद इनको लिमिटेड लायबिलिटी नहीं मिलती। अब एक बंदा या चंद बंदे मिल के एक इदारा बना रहे हों समाज सेवा के लिए,
और उसके बाद उनसे कोई गड़बड़ हो जाए, किसी वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला हो जाए और पर्सनल लायबिलिटी हो जाए, वो बेचारे सवाब कमाने निकले थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी लेके आ गए। तो ऐसे में लोगों का दिल करता है कि हमारा एक ऐसा इदारा हो जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। दूसरा, आपके पास कुछ लोग आए, उन्होंने आके कहा हमें आपसे डोनेशन चाहिए। आपने कहा जी आप कौन? तो उन्होंने कहा जी हम वो इमदादे बाहमी ऑर्गेनाइजेशन। आप कहेंगे ये क्या है, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसका नाम सुना है। आप कौन हो, किधर रजिस्टर हुए हो, किसके अंडर आते हो, क्या हो, आप कोई कंपनी हो, आप कोई इदारा हो, आपको रजिस्टर सेटअप हो, आपका बैंक अकाउंट कौन सा है? जाहिर है जब आप एक नया नाम सुनते हैं तो आप उन पर डाउट करते हैं। तो होता ये है कि जब तक आप अपने इदारे को कंपनी की शक्ल नहीं देते, लोग आप पे भरोसा नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंपनी लॉ डील करता है कमर्शियल एंटिटीज को। तो यहां एज एन एक्सेप्शन इन्होंने एक सेक्शन रखा है, उसको कहते हैं सेक्शन 42। पूरे लॉ में किसी भी जगह पे मैं आपको सेक्शन नंबर नहीं बताऊंगा। सेक्शन ना याद रखने होते ना कुछ और, ये कई जगह पे बस ब्रैकेट में इसलिए दिए हुए होते हैं कि अगर आप ओरिजिनल लॉ से पढ़ना चाहें तो आप उसे देख सकें। जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं इसमें अलग अलग सेक्शन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर का पता होना कोई शर्त नहीं है, बट सेक्शन 42 इज द ओनली सेक्शन जो इतना मशहूर है कि ये आपको सेक्शन नंबर के साथ पता होना चाहिए। सेक्शन 42 नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के लिए बना है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एक ऐसा इदारा जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना। चंद लोग मिलकर समाज सेवा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका इदारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून में ना जाए, कंपनीज एक्ट के अंदर आए। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हम आपको एक अलग कंपनी का दर्जा देंगे जो बाकियों से मुनफरिद होगी। आप लोगों का इदारा कहलाएगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। आप लोगों को एससीसीपी को डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। आप अप्लाई करेंगे एससीसीपी को और आप कहेंगे जी हमें लाइसेंस चाहिए, हमें आपसे लाइसेंस चाहिए। एससीसीपी की अगर शर्तें पूरी हो गई तो वो आपको लाइसेंस दे देंगे। अगर एससीसीपी को लगा कि आप वाकई ही सही काम कर रहे हैं तो वो आपको लाइसेंस दे देंगे। एससीसीपी की शर्तें क्या हैं? नंबर 1, वन ऑफ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कहते हैं पर्पस को। आप कहते हैं हमने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना है, वो आपको कहेंगे ये लिस्ट है, इन 12 में से कोई एक चूज कर लो। उनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा, जिसके अंदर आ जाता है कि आप हेल्थ के लिए काम करना चाह रहे हैं, साइंस के लिए काम करना चाह रहे हैं, कॉमर्स के लिए काम करना चाह रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। लिस्ट देते चले गए। उन्होंने कहा इन 12 में से कोई। उस लिस्ट में जो 12वां है उसको सुन के बड़ी तकलीफ होती है, एनी अदर। जब आपने एनी अदर ऑब्जेक्ट, वो कहते हैं आप ये काम 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 ये 11 काम और एनी अदर काम कर सकते हैं। तो जब एनी अदर कहना ही था तो इतनी लंबी लिस्ट क्यों दी? ताकि बच्चों को फेल किया जा सके। आईके बड़े शौक से ये रट्टा पूछता है क्योंकि उसे पता है कि बच्चे 12 एलिमेंट्स लिखते लिखते कहीं तो फुस हो जाएंगे। बच्चे बड़े सियाने ग्रुप्स बना लेते हैं कि अच्छा जी एफएससी की बात क्या होता था, मेडिकल होता था, कॉमर्स होता था, फलाना होता था, वो वहाँ से जनाब 3 निकाल लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये होगा। या कुछ लोगों ने इसके वो भी बनाए होते हैं, निमोनिक्स भी बना लिए होते हैं। तो सबसे पहले तो वन ऑफ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो कहते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं वो जो एनी है उसका मतलब ये है कि अगर इन 11 के अलावा कोई है तो हमें बताओ, हम देखेंगे, अगर हमें ठीक लगा तो हम अप्रूव करेंगे। तो पहला रूल क्या है? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक चूज करना होगा। दूसरा रूल, कोई भी सरप्लस या प्रॉफिट अगर आपके पास आ गया, प्रॉफिट गंदा वर्ड है, सरप्लस अच्छा वर्ड, कोई सरप्लस अगर आपके पास आ गया तो आपने उसको मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे नहीं देना। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा किस लिए बना है? फलाह बहबूद के लिए। तो अगर ये इदारे के पास खुदा ना खास्ता कोई सरप्लस आ गया, इदारे का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लॉस में चल रहा हो।
ये इदारा कुछ ना कुछ अर्निंग करेगा, कुछ ना कुछ इसको डोनेशंस आया करेंगी, कुछ इसकी रिसीट्स होंगी, कुछ पेमेंट्स होंगी, उनके दरमियान देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभी सरप्लस आ जाए। अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट टाइप की चीज़ है, कॉमनली लोगों से प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सरप्लस, लिख देते हैं सरप्लस या प्रॉफिट, लेकिन दिल में रखना है कि ये सरप्लस है। कोई भी सरप्लस अगर आ जाए तो ये अपने मेंबर्स में डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटेंगे। तो फिर क्या करेंगे उस सरप्लस का? तीसरा रूल, ये सरप्लस या प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगेगा। आप बैनर बनवाएंगे, आप एड्स चलाएंगे, आप अपने इदारे को प्रमोट करेंगे, आप इदारे के एसेट्स लेके आएंगे, आप अपना सेटअप बढ़ाएंगे, आप मजीद हॉस्पिटल में बेड्स ले आएंगे, आप मजीद खाना खाने वाले लोगों तक पहुंच जाएंगे, आप मजीद इदारों के साथ मिलजुल के अपने काम को बढ़ाएंगे। तो पहला रूल, डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। दो रूल इसलिए बता दिए कि ऐसा ना हो कि लोगों की नीयत खराब हो जाए। लोग इदारा बनाते हैं पहले बड़ी नेक नियति से कि एक इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट काम करेगा, और दिन के 8-8, 10-10 घंटे उस इदारे को देते भी हैं। जो उस इदारे को अपने 8-10 घंटे दे रहे होते हैं, वो उस इदारे से कुछ ले रहे होते हैं अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है? नहीं, वो सिर्फ सवाब के लिए कर रहे होते हैं काम। फिर एक टाइम आता है उनका इदारा चल पड़ता है, इदारे को डोनेशन आनी शुरू हो जाती है, फिर एक टाइम आता है करोड़ों की डोनेशन आनी शुरू हो जाती है। वो लोग जिन्होंने साफ नीयत से इदारा शुरू किया था, वो सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारी सैलरी होनी चाहिए, हम इतना काम कर रहे हैं तो हम चूंकि मेंबर हैं, जिस तरह से कंपनियों में डिविडेंड होता है हमें भी डिविडेंड मिलना चाहिए। तो उनकी गलत नज़रें पड़ना शुरू हो जाती हैं उन फंड्स के ऊपर। सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इंसान तो लालची है फितरी। तो कानून ने रुकावट डाल दी, मगर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा अपने प्रॉफिट सरप्लस किसी मेंबर में डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटेगा, और अगर ये सरप्लस या प्रॉफिट है तो कहाँ खर्च करेगा? ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन। इन दो रूल्स को देख के मुझे आईकेप याद आ जाता है। आईकेप सेक्शन के तहत नहीं बना, आईकेप का एक अपना लॉ है, लेकिन आईकेप मिलते जुलते रूल्स को फॉलो करता है। आईकेप अपना सरप्लस नहीं बांटता। और अगर आप सोच रहे हो कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के पास सरप्लस किस तरह से आ सकता है, तो आईकेप बेस्ट एग्जांपल है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, क्या आईकेप ने कोई कमर्शियल काम किया है? क्या आईकेप प्रॉफिट्स कमाना चाह रहा है? आईकेप पाकिस्तान में अकाउंटेंसी की एजुकेशन, कैरियर और प्रोफेशन के ऊपर काम कर रहा है। बच्चों से और मेंबर से कुछ फीस लेता है और बहुत सारे खर्चे करता है। एग्जामिनेशन का सिस्टम है, फलाना है, मार्केटिंग है, ट्रेनिंग है, अपने कैंपसेस की मैनेजमेंट है, इंतजामी उमूर हैं, ये सारे काम कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल क्यूमुलेट होते होते उनका 1 बिलियन से ऊपर रिजर्व चला गया, सरप्लस। मेंबर्स को नहीं बांट सकते। सोचिए मेंबर्स को कितना दुख होता होगा। इदारे के मेंबर हैं भाई, 1 बिलियन आराम से मेंबर्स में बांट दो, खत्म करिए कहानी। पड़ा जंग लग रहा है उसको, अगर नहीं सरप्लस कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन। आईकेप के पास सरप्लस इकट्ठा हो जाए, फिर आईकेप क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन करता है, अपनी वेबसाइट पे काम करता है, अपनी मार्केटिंग करता है, शहर शहर गली गली करिया जाके बताता है कि आईकेप क्या है, बताता है कि सीए की फील्ड क्या है। उधर से मजीद बच्चे पीछे कतार बना के चलते हुए आ जाते हैं। तो ये जाके 10 लाख खर्च करके आए होते हैं, 40 लाख के बच्चे उठ के आ जाते हैं। तो अजीब सा मामला है कि आप जो है वो जितना खर्च रहे हैं उससे ज़्यादा वापस आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाने से क्या होता है? इदारा वसी होता है, इदारे का दायरा बढ़ता है और चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। तो डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक, मेंबर्स जितने मर्जी ख़राब नीयत के हों उनको आपने प्रॉफिट नहीं देना, जितना मर्जी वो कहेंगे इस पे हमारा हक है, देखें इतना सरप्लस है, आपने नहीं, क्योंकि आपने इदारा बनाया है पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए। और ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में नहीं लगाना। ये कहने के बाद लॉ को याद आया कि इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो ख़ास इरादे से काम कर रही हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलानी है। कुछ औरतों की एनजीओज, कुछ वर्कर्स की एनजीओज, कुछ इस तरह की एनजीओज जो मुसलसल हर वक्त नफ़रत फैलाते रहते हैं। तो चौथी शर्त यह है कि आपका इदारा किसी भी वक्त पाकिस्तान की बकाओ सलामती के सामने नहीं आना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की का तकद्दुस,
पाकिस्तान की जो ओवरऑल इमेज है, आपने किसी भी जगह पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट नहीं आना। अगर ये 4 शर्तें आपने पूरी कर दी तो आपको मिल जाएगा लाइसेंस और आप बन जाएंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। आप हैं एक कंपनी, लेकिन आपको कंपनी नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक कंपनी की तरह चलती है, एक कंपनी की तरह अकाउंट्स बनाएगी, एक कंपनी की तरह से सारा काम करेगी, मगर अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया करेगी। एक कंपनी की तरह सारा काम करेगी, लेकिन कंपनियों के एंड पे वर्ड लिमिटेड आता है, देखा ना आपने। इसको ये इजाजत है, ये प्रिविलेज है कि आप ये नाम के साथ मत लगाएं लिमिटेड। आप कहेंगे इस प्रिविलेज से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ फ़र्क पड़ता है। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ और लोगों से मैं पूछता हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो एक दिन एक जगह चलते चलते गिरा और उसके घुटने पे चोट आ गई और अब वो घुटने पे पट्टी कराने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता है। सामने 2 हॉस्पिटल नज़र आ रहे हैं। एक हॉस्पिटल का नाम है शकील हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल का नाम है शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। पैसे उसकी जेब में थोड़े हैं, कहाँ जाएगा? किसी भी टाइम में मैंने आपको बताया कि इनमें से महंगा कौन सा है। आपको कैसे लगा? इसका मतलब ये जो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड इस तरह के अल्फाज ना कमर्शियल सी फील देते हैं। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे, इनको ये स्पेसिफिक इजाज़त है हर कंपनी को, सिवाय अनलिमिटेड कंपनी के, हर कंपनी को नाम के एंड पे लिमिटेड लफ्ज़ लगाना होता है। प्राइवेट कंपनी क्या लफ्ज़ लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। एसएमसी लिखती है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। सादा पब्लिक कंपनी खाली लिमिटेड लिखती है। गारंटी वाली कंपनियां गारंटी लिमिटेड लिखती हैं। अनलिमिटेड कंपनी वाहिद कंपनी है जो लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लिखती है। तो नाम के एंड पे उनको ये वर्ड्स लिखने होते हैं। इन इदारों को ये छूट है कि आप ये वाले वर्ड अपने नाम के एंड पे ना लिखें, कोई मसला नहीं। डन। अब अगर इस इदारे का किसी वजह से लाइसेंस टूट गया, लाइसेंस रिवोक हो गया, तो फिर ये नॉर्मल स्टेटस पे वापस आ जाएंगे और इनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इससे पहले कि वो प्रोसेस हम समझें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या वजूहात हैं जिससे लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बल्कि उससे पहले एक काम करते हैं, तोड़ के मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ताकि जितना हम समझते जा रहे हैं उसको देखते जाएँ, ताकि एकदम से आपके ऊपर वजन ना आए। हमने अभी जो पढ़ा वो क्या था? SECP shall grant license if following conditions are fulfilled. Such association may be set up for any of the following purposes. इनमें से कोई एक पर्पस: कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। जिस पे हमें एतराज़ है कि एनी अदर क्यों, तो पहली शर्त क्या है? एनी ऑफ द, जो पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 12 ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड है, इनमें से एक होना चाहिए। आई क्या, ये सवाल बार बार पूछता है कि एक इदारा है नॉट फॉर प्रॉफिट, अपने आपको रजिस्टर कराना चाहता है, बताओ क्या शर्तें फॉलो करें। तो वो ये चारों शर्तें पूछना चाहते हैं और चारों में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वो जो प्री डिफाइंड कंडीशंस की लिस्ट है वो होती है, क्योंकि बच्चे रट्टे में वहाँ पे मार खा जाते हैं। जब मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो होपफुली आप लोग इसको तो अच्छा रटा लगा लेंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। ये बुलेट ज़्यादा शरारती साइड पे आ गई, यहाँ था। इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन में लगाएंगे अपने प्रॉफिट्स, हमारे पास लिखी हुई तीसरी शर्त। इट शैल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ये अपने मेंबर्स को किसी किस्म का डिविडेंड नहीं देंगे। डिविडेंड दूर की बात है, ये अपने मेंबर्स को सैलरीज भी नहीं देते, ये अपने मेंबर्स को किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा इजाफी पैसे नहीं देते, कोई बेनिफिट नहीं देते। हाँ, जो खर्चा पानी है, जो काम कर रहे हैं उस पर जो खर्चा आ रहा है, बस वो खर्चा देते हैं। अगर वो चीज़ें उठा के फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान तक जाने का जो खर्चा वगैरह वो उनको मिलेगा। अदरवाइज़ इनको किसी भी मद में पैसे, सैलरी, रेम्युनरेशन, बेनिफिट, प्रॉफिट, डिविडेंड नहीं मिलेगा। मेंबर्स को जिन्होंने बनाया है, जो वर्कर्स हैं वो तो एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स हैं, जो इदारे को बनाने वाले हैं, उनको ये इजाज़त नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग, उनका वही सिस्टम होगा जैसे हर कंपनी में चल रहा होता है। जी, इनको अगर वही बात है कि लोन मिलने की इजाज़त दे देंगे तो फिर क्या होगा?
वो सब पैसा लोन्स में चला जाएगा। जो अच्छे कामों में लगना था वो सारे मेंबर चाहेंगे, हर बंदे को ज़रूरियात होती हैं, तो हर मेंबर अपने ही इदारे से लोन लेके बैठा हुआ होगा, और फिर जब खुद लोन लिया होगा तो उसे माफ़ भी करा रहा होगा, उसको एक्सटेंड भी करवा रहा होगा, और नीचे के एम्प्लॉय बेचारे ऊपर के डायरेक्टर को कहाँ पूछेंगे कि भाई आपने लोन लिया था वापस नहीं किया। तो इसलिए इस तरह की सारी चीज़ें मना है। हमारे सिलेबस में फ़िलहाल जो उन्होंने बात की वो खाली प्रॉफिट की है, कि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि सैलरी और ये चीज़ें भी यहाँ पे मना होती हैं मेंबर्स के लिए। जी अगेन, अगर डायरेक्टर मेंबर हैं तो उनको नहीं मिलेगी सैलरी, मेंबर्स को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, अगर मेंबर्स ही काम कर रहे हैं तो चूंकि उन्होंने ये इदारा बनाया ही इसलिए कि वो काम करें। भाई देखिए ना, समाज सेवा के लिए बनाया था, अल्लाह की रजा के लिए बनाया था, तो अब तो ये एक चांस निकाल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। ऐसे थोड़ी, आप शौक से अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम निकाल के मदद करने गए थे, उसी शौक को जारी रखें। तो लॉ ने यहाँ पे ये वाला रूल लगा के शौक दे दिया मेंबर्स को, तो कह नहीं जी आपने नेक नियत जो पहले दिन से, उसके बाद कानूनी, याद है वो प्राइवेट कंपनी की लिमिटेशन ही ऐसी लगा दो कि आप चाहो भी तो इतना आसानी से शेयर ना बेच सको, तो लिमिटेशन ही ऐसी लगा दो कि लोगों की नीयत खराब होने के बारे में सोचें ही ना वो। बट क्या करें, आप लोगों ने कल को बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आप लोगों ने लोगों को पुठे पुठे मशवरे देना है। आप कहेंगे यार मेंबर को मसला ना, एम्प्लॉय को मसला नहीं है, मेंबरशिप छोड़ दो, एम्प्लॉय बन जाओ, तुम निकलो, बाकी मेंबर से को मुझे एम्प्लॉय के तौर पर हायर कर ले। टोटके, फिर इन टोटकों को समझते हुए कंपनी लॉ को भी समझ आता है कि लोग इस तरह से सोचेंगे, फिर इन्होंने भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि ये किस किस किस्म की पाबंदी लगाते हैं। अपने ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि वो ऐसा नहीं कि कंपनियों के एड्स पकड़ना शुरू कर देंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने मकासद को की तशहीर करेंगे, अपने मकासद को बढ़ाएंगे, अपने मकासद को एक्सटेंड करेंगे। जी, ये डिपेंड करता है कि आप नंबर 1 कानून के दायरे में रहें या नहीं, नंबर 2 इस्लाम के दायरे में रहें या नहीं। तो कभी कभी एक चीज़ कानूनी तौर पे अलाउड है लेकिन इस्लामी के लिए उस तरह से अलाउड नहीं होती, और कभी कभी वाइस वर्सा होता है कि इस्लाम अलाउ कर रहा होता है और कानून अलाउ नहीं कर रहा होता। जैसे माइनर की शादी, ठीक है, इस्लाम बलूगत की एज की बात करता है, कानून 18 साल की एज की बात करता है, तो बहरहाल ये क्लैश होते हैं। ये बात समझ आई प्रमोशन वाली। देन आखिरी बात, इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट एंड शेल नॉट एट एनी टाइम, इसके ऑब्जेक्ट्स, इसकी एक्टिविटीज, इसके मकासद किसी भी वक्त नहीं आएंगे बी अगेंस्ट द लॉज, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सारे ओखे ओखे लफ्ज इकट्ठे कर दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान की बका, सालमियत, तकद्दुस, फलाना, ये इदारा कभी भी इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ आई? जब आप ये शर्तें पूरी कर लेंगे तो एससीसीपी आपको लाइसेंस उन शर्तों पे दे देगा जो उन्हें ठीक लगेगा। एसोसिएशन एक लिमिटेड कंपनी के सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करेगी और सारी ऑब्लिगेशंस को फॉलो भी करेगी जो भी कंपनियों के वो हैं, सिवाय एंडिंग वर्ड्स लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, इस तरह के लगाने के। यहाँ तक बात समझ आई? अगला एक सवाल थोड़ा सोच के बताना है, इसमें सोचने वाला काम चल जाता है। इस इदारे का लाइसेंस किस किस वजह से टूट जाता होगा, किस किस वजह से रिवोक हो जाता होगा? एक एक करके चलते हैं जी। जब टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो ना करें, इतना अपने आप को मत फंसाएं, इतना ग्लोबल लफ्ज मत बोलें, आप एक एक करके आए। आप कहें जब अपने ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट चले जाएं, जब मेंबर को डिविडेंड देना शुरू कर दें, पाकिस्तान के बका, सालमियत, तकद्दुस, फलाना फलाना के अगेंस्ट आ जाएं, पैसा ऑब्जेक्ट की प्रमोशन के अलावा किसी और जगह पे लगाना शुरू कर दें। उसके अलावा अगर अगेन वही बात है कि नंबर्स भी मिनिमम से नीचे चले गए तो जाहिर है वो भी एक वजह बन सकती है, क्योंकि फिर तो कंपनी नहीं रहेगी। ये एक इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट और उसने लाइसेंस लिया है, वो अच्छे काम करना चाहता है, तो वो क्या वजूहात होंगी जिस पे एससीसीपी कहेगा आपका लाइसेंस कैंसिल? अपने मतलब अगेन लिमिटेड ये एक फैसिलिटी है, चाहे तो ना लगाएं चाहे तो लगा लेंगे, इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। मकसद के अगेंस्ट चले जाएं, फ्रॉड वगैरह करना शुरू कर दें, कमर्शियल कामों में घुस जाएं, कानून को फॉलो ना करें,
कंपनीज एक्ट को फॉलो ना करें, SECP के अहकामात को फॉलो ना करें, और इलीगल फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएं हैं। अगेन मतलब खैर मतलब फॉरेन फंडिंग तो मजाक में मैंने बोला है, कहने का मतलब है कि कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो आपको मना किया हो। देखें हमने कहा कि SECP आपको लाइसेंस देते हुए आप पे शर्तें लगा देगा, वो शर्तों में SECP नहीं हो सकता 3-4 आपको बातें कही और आपने वो फॉलो ना की, तो अगर मकसद फ्रॉडलेंट हो गया। और किताब को देखिए, किताब ने क्या बताया, पहले उसे देख के खुश होंगे कि कुछ बातें वो हैं जो हमें समझ आ रही हैं, फिर दुखी होंगे कि हमें याद करनी पड़ेंगी। कंपनी या मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस देते हुए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई थी उसकी खिलाफ वर्जी की। एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और एनी कनेक्टेड रेगुलेशन नॉट मेट, ये सेक्शन या इसके साथ कनेक्टेड किसी रेगुलेशन को आपने फॉलो ना किया हो। अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल नुकसानदेह, तकलीफ दे, गजंद पहुंचाते हुए, हार्म करते हुए, तो इसका इंग्लिश सब्स्टिट्यूट है हार्म, और उर्दू में तकलीफ या गजंद या नुकसान पहुंचाना। कंपनी के अफेयर्स इस तरह से चल रहे हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रहे हैं, आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पास में जाइए। Company has made default in filing with registrar its financial statement or annual return for immediately preceding 2 consecutive financial year, पिछले 2 लगातार सालों से अपने अकाउंट्स नहीं भेजे रजिस्ट्रार को। अब अगेन ये लॉजिकल बात नहीं है, जाहिर है ये लॉ वालों ने जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो शर्त डाल दी। टॉपिक समझने के बाद है रट्टा, चीज़ें बहुत सारी याद करनी है। Company has acted against the interest, sovereignty, integrity of Pakistan, the security of state and friendly relation with foreign state. पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्कों से दोस्ती वाले ताल्लुकात थे उनके अगेंस्ट आप आ गए। नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से अगर कम हो गए, ये कंपनी नॉर्मली पब्लिक कंपनी के तौर पे होती है और पब्लिक कंपनी या अदर कंपनीज के मिनिमम मेंबर्स 3 है, 3 से नीचे हो गए। कंपनी इज, और आगे कुछ बहुत ही फालतू बातें लिखी हैं, इसकी तरफ एंड पे आते हैं, जरा आखिरी वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक। SECP को ये मुनासिब लगता है कि लाइसेंस रिवोक होना चाहिए, मतलब इस लाइन में उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दी कि हमें मुनासिब लगता है कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, तो अगर उन्हें मुनासिब लगता है तो वो कैंसिल कर देंगे। अच्छा इधर क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, इज कंसीव्ड और ब्रॉट फॉर्थ फॉर अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। ये कंपनी बनाई ही गई या सामने लाई ही इसलिए गई थी कि अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की जाए। ये कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स। वो लोग इसे चला रहे हैं जो इसके अकाउंट्स भी नहीं बनाते, और दे कमिट फ्रॉड, मिसफीजेंस, मेलफीजेंस इन रिलेशन टू द कंपनी। कंपनी के हवाले से फ्रॉड, बाज़ाब्तगियां, बेज़ाब्तगियां और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। रन एंड मैनेज बाय पर्सन इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मैनेज बाय पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम और आर्टिकल। MOA मेमोरेंडम को कहते हैं, AOA आर्टिकल्स को। याद है मेमोरेंडम आर्टिकल हमने कहा था कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है, इनके अगेंस्ट काम करते हैं। और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और फेल टू कैरी आउट डायरेक्शन और डिसीजन ऑफ SECP और रजिस्ट्रार और नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर। साल गुजर चुका हुआ है, ना ये दारा काम कर रहा है ना कुछ और, ये डोरमेंट होकर साइड पे पड़ा हुआ है। इनमें से एक भी रीजन की बेस पे आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। दुख की बात यह है कि इसको याद करना पड़ेगा। तैयार हैं याद करने के लिए? लॉजिकली हमें समझ आ गया। मजे की बात है उन्होंने इससे ज्यादा वो पीछे वाली शर्तें पूछी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे याद कर लें, आपको फायदा होगा। आपके सिलेबस में 1-2 और जगह पे भी इसी तरह की शर्तें आएंगी। ये याद की हुई शर्तों में आपने 3 पॉइंट्स ऐड करने, अगली वाली शर्तें बन जाएंगी, और वो आएगा वाइंडिंग अप में। वाइंडिंग अप अपने अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 15 से 20 नंबर का, और उधर 3 चीजें हैं जिसको रट्टा मारनी है, जिनमें से एक वो लिस्ट होगी प्रॉब्लम्स की, जिसमें से मैक्सिमम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये अब हमें बात समझ आ गई कि ये वाली शर्तें होंगी तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा तो क्या होगा, बड़ा मजेदार मामला है। वो कहते हैं अगर कैंसिल हो जाए आपका लाइसेंस तो फिर आप अपने सारे एसेट्स उठाएं,
अपनी सारी लाइबिलिटीज अगर सेटल कर सकते हैं तो सेटल कर लें, अदरवाइज आप फौरन से पहले तो रुक जाएं, डोनेशन लेना बंद कर दें। एसईसीबी ने आपका लाइसेंस बंद कर दिया, फौरन से अपने ऑपरेशंस रोक दें, डोनेशन लेना बंद कर दें, फिर अपने सारे एसेट्स उठा के अपने जैसे ही किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को कन्वर्ट कर दें। अगर वो कह देते कि ठीक है जी अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वाइंड अप कर दें इदारे को, तो मेंबर तो नाचना शुरू कर देते कि मजे लग गए, इदारा बंद होगा, जब बंद होगा तो सारे असासे किसके हैं, मेंबर्स के। उन्होंने कहा नहीं, ये इदारे का लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया तो आपने एक दफ़ा बैठ के देखना है कि आप किस इदारे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रेफरेबली अपने जैसे ऑब्जेक्ट्स रखने वाले इदारे को। ये डिसीजन है मेंबर्स का कि वो किस और इदारे को देने लगे हैं। तो अपने जैसे ऑब्जेक्ट्स रखने वाले किसी और इदारे को आपने अपने एसेट्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं। एसेट्स देते हुए उन्होंने कहा थोड़ा सा खर्चा रख लेना है। मेंबर्स ने पूछा क्यों, उन्होंने कहा अपनी वाइंडिंग अप नहीं करनी, उसमें भी तो खर्चा पानी लगेगा, तो आपने थोड़ा सा खर्चा रख लेना है और बाकी सारी चीज़ें उठा के ट्रांसफ़र कर देनी है अपने जैसे किसी और इदारे को। वो इदारा आपके बाद ये वाला काम किया करेगा, आप साइड पे हो जाएंगे, आप फिर रजिस्ट्रार को अप्लाई कर देंगे जी हमने कंपनी बंद करनी है। अगर कंपनी के कोई एसेट्स लायबिलिटीज ना हो, बिल्कुल जीरो हो, कोई मसला ना हो, तो फिर तो एक आसान सा तरीका होता है, रजिस्ट्रार से कहते हैं भाई इसका नाम निकाल दो रजिस्टर से, वो थोड़े से पैसे लेता है और रजिस्टर से नाम निकाल देता है। और अगर आपके कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, कुछ केसेस हैं, कुछ आपकी एसेट बिक नहीं पा रहे, कुछ और मसले हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप वाइंडिंग अप के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। वाइंडिंग अप का क्या मतलब है, बंद करना। कंपनी का बंद करने का प्रोसेस है, बाहर से एक लिक्विडेटर आता है, कंपनी के एसेट्स वगैरह को कानूनी तौर पे डील करता है, अदालत से मुकदमे छुड़वाता है, एक एक करके एसेट्स निकालता है, बेचता है, लायबिलिटी सेटल करता है, और अगर कोई पैसा बच जाए तो मेंबर्स में बांटता है। लेकिन इस केस में वो पैसा अगर जो बचेगा वो वाइंडिंग अप के खर्चों पर इस्तेमाल होगा, और फिर भी बच गया तो उसी इदारे को चला जाएगा। तो आप दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर तो कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है तो सिंपली स्ट्राइक ऑफ करवा दें अपना नाम रजिस्टर से, ये छोटा प्रोसेस है। और अगर कुछ एसेट लायबिलिटीज हैं अभी भी आपके, तो फिर क्या करें, वाइंडिंग अप की तरफ जाएं। तो वाइंडिंग अप या स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम फ्रॉम रजिस्टर के ऊपर जितना लीगल खर्चा आना है वो खर्चा आप होल्ड कर सकते हैं उन लोगों को एसेट्स देते हुए जो आप जैसे दूसरा इदारा था। अब आप लोग भी सियाने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप कहेंगे सर हम क्यों ना ऐसा करें कि हम खुद ही से ही एक नया इदारा बनाएं जो इस जैसा काम करता हो, फिर हमारा तो लाइसेंस कैंसिल हो गया है, हम उस इदारे को ट्रांसफ़र कर दें। तो कानून ने कहा है कि उस नए वाले इदारे में आपके इदारे के 5 साल तक कोई बंदा मेंबर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं हो सकते वहाँ। तो उन्होंने सारे चोर दरवाजे जो है वो बंद करने की कोशिश की। तभी फिर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी फालूदे वाले की, तभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कानून ने बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए होते हैं करीब करीब के, तो फिर आपको थोड़ा सा दूर से जाना पड़ता है। जी भाई कुछ कहना चाहते थे यहाँ? जी लाइसेंस अगर रिवोक हो गया तो क्या दोबारा मिलेगा? जब लोगों का उन्हें समझ आ गया कि इदारे को सही नहीं चला रहे तो वो दोबारा से उन लोगों के हाथों ख़राब नहीं होने देंगे। इसमें कूलिंग ऑफ टाइम होता है, नॉर्मली 5 साल गुजर चुके हों तो उसके बाद अगर एक बंदा अप्लाई करे तो वो देखते हैं कि अगर इतना टेन्योर गुजर गया है तो फिर वो उसको दोबारा उस तरह की एक्टिविटी बहुत सारी शर्तों के साथ इजाज़त देते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बड़ी मज़े की बात की कि भाई 2 लगातार ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भेजी तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। भाई अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो ये क्यों इतना परेशान है? यानी एक इदारा चल रहा है, जनवन चल रहा है और बता ही नहीं रहा क्या कर रहा है, अपने हिसाब किताब ही नहीं दे रहा। भाई 2 साल में उन्होंने लोगों से 57 करोड़ पकड़ लिया, हिसाब ही नहीं दिया। ये तो ऐसे ही है जैसे एक जगह बैठ के आप 500 करोड़ इकट्ठा करें और उसके बाद हमें समझ ही नहीं आए कि कहाँ लग रहा है। तो पब्लिक कहेगी कि हमें हिसाब चाहिए, तो अगले दिन एक बीबी आएंगी और वो आगे हिसाब दे देंगी। वो हिसाब समझ भी नहीं आएगा लेकिन वो हिसाब दे के चली जाएंगी कि हाँ जी ये इतने आए और इतने चले गए। कहाँ गए, किस तरह से गए? तो अवाम एहतसाब मांगती है, अवाम जो है वो सोचती है ऐसे कि हाँ भाई ये पैसा कहाँ गया होगा, ये पैसा लगा होगा या नहीं लगा होगा। आपको याद है वो डैम के पैसे इकट्ठे होने थे तो सब लोग जा के बैलेंस चेक करते थे, फिर अचानक से बैलेंस कम होता था तो सारे सोशल मीडिया पे शोर मचाते थे कि भाई वो बैलेंस कम हो गया, कहाँ लग गया। गवर्नमेंट से कहते थे, गवर्नमेंट को मजबूरन वहाँ डालना पड़ता था कि वो पैसा उठा के उन्होंने किस जगह पे इन्वेस्ट किया, किस जगह लगाया। तो इसी तरह से हर किसी को हिसाब किताब चाहिए होता है। तो अकाउंट्स फाइल करना बहुत बड़ी चीज़ है। फ़र्ज़ करें नहीं फाइल किया इन्होंने, इनसे गलती हुई, इन्हें लगा हल्की बात है। ऐसा नहीं है कि एसईसीपी आएगा, आते साथ ही 3 बंदों को गोली मारेगा और चौथे को कहेगा तुम बच गए, ये लाइसेंस तुम्हारा रिवोक हो गया, इस पर हमने कांटा लगा दिया। नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इनको बुलाएंगे, इनसे कहेंगे ये ऐसे हो रहा है, ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे हो रहा है, हम कहेंगे जी हमें लग रहा है फ्रॉड कर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं हम फ्रॉड नहीं कर रहे। तो एक बातचीत होगी, टेबल डायलॉग्स होंगे। अगर उसके बाद भी नजर आए कि हाँ भाई ये इदारा वाकई गलत कर रहा है, तो हो सकता है वो आए, वो कहें आपने फाइल नहीं की, वो कहें जी वो फलाना मसला इस तरह से हो गया था, तो हो सकता है SECP थोड़े से जुर्माने लगाए और उनसे कहे 2 साल के अकाउंट्स फाइल कर दो, और फिर इनका लाइसेंस रिवोक ना करे। तो लाइसेंस अचानक रिवोक नहीं होगा, एक गुफ्तगू होगी, पॉइंट्स रखे जाएंगे, और उसके बाद भी अगर लगता है कि हाँ भाई ये स्टिल गलत लोग हैं, तो फिर लाइसेंस कैंसिल होगा। लाइसेंस कैंसिल होने के आफ्टर इफेक्ट्स हमें समझ आ गए। क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं? हम सारे एसेट्स उठाएंगे, अपने जैसे कि इदारे को दे देंगे, थोड़े से पैसे रोक के रख लेंगे, वो थोड़े से पैसे से हम या स्ट्राइक ऑफ नेम कर देंगे या वाइंडिंग अप की तरफ चले जाएंगे, और जिस वक्त लाइसेंस कैंसिल हुआ हम उस वक्त ब्रेक लगा देंगे, हम डोनेशंस और इस तरह के काम नहीं करेंगे। डन। पढ़े इंग्लिश पढ़ते हैं। पीछे एक जनरल जुमला चल रहा था, लाइसेंस में भी रिवोक एट एनी टाइम बाय SECP लाइसेंस कभी भी रिवोक कर सकता है। SECP shall give a notice in writing to company of its intention to do so। SECP खत भेजेगी, आपसे कहेगी हमारा इरादा है हम आपका लाइसेंस तोड़ दें, आप बताएं। SECP shall provide an opportunity to be heard to the association। एसोसिएशन को मौका दिया जाएगा कि आप आओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ आप कैसे गलत नहीं हो, हमें लगता है आप गलत हो। अगर रिवोक हो जाता है तो ऑन रिवोकेशन रजिस्ट्रार शैल अगेन एट द एंडिंग वर्ड्स एंड इट शैल सीज टू एंजॉय एग्जम्पशन एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय लाइसेंस। लाइसेंस ने जो आपको बेनिफिट दिए थे वो खत्म हो गए, अब आपके नाम के साथ वो लिमिटेड के वर्ड्स दोबारा से ऐड हो जाएंगे। मजीद क्या होगा वो हम यहाँ देखते हैं। कंपनी शैल स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी ओड टू इट इफ एनी। कंपनी सारे काम रोक देगी। हाँ, कुछ लोगों से अगर कोई पैसे आने वाले थे, कुछ लोगों के जिम्मे आपके पैसे तो बस उनके पीछे पड़ी रहेगी ताकि उनसे पैसे आ जाएं, ताकि आपके एसेट्स पूल हो जाएं। तो कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज रोक देगी। कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स। अब कंपनी कहीं से पैसे डोनेशंस वगैरह नहीं लेगी। ऑल द नेट एसेट्स ऑफ कंपनी शेल इन अ स्पेसिफाइड मैनर। सारे नेट एसेट्स एक खास तरीके से जो बताएगा SECP बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। किसी और कंपनी जो कि सेक्शन 42 वाली ही कंपनी होगी उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, प्रेफरेबली हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। प्रेफरेबली का क्या मतलब है? ख्वाहिश यही है कि अगर हम एजुकेशन पे काम कर रहे थे तो हम एजुकेशन वाले ही को दें, हम हेल्थ पे काम कर रहे थे तो हेल्थ वाले को, तो आइडियली अपने जैसे किसी और को दें। विद इन 90 डेज ऑफ रेवोकेशन और एनी एक्सटेंडेड पीरियड अगर SECP ने अलाउ किया तो 90 दिन के अंदर अंदर हम उनको कर देंगे, और अगर लग रहा होगा दुश्वारी है तो SECP हमें उसमें थोड़ी सी गुंजाइश दे सकता है। तो रेवोकेशन के 90 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? एसेट्स ट्रांसफर कर देना है। A reasonable amount to meet expenses of voluntary winding up or making an application to registrar for striking off the name may be retained by the company। एक reasonable amount कंपनी रिटेन कर सकती है, किस लिए? वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी का मतलब आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वाइंडिंग अप या मेकिंग एप्लीकेशन फॉर, वो जो दूसरा आसान तरीका था कि जिसमें आप कहते थे हमारा नाम बस वहाँ से हटा दें, हम लंबे प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे। अगर आपकी कोई एसेट्स लायबिलिटीज़ नहीं होंगे तो आप छोटे प्रोसेस की तरफ जाएंगे, स्ट्राइक ऑफ करवा देंगे नाम। और अगर एसेट्स लायबिलिटीज़ होंगे और फंसे हुए होंगे और उस पर कार्रवाई होनी होगी तो फिर आप वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे। आप रीजनेबल एक्सपेंसेस उसके लिए रख सकते हैं। आफ्टर सच ट्रांसफर द मेंबर एंड ऑफिसर्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन लेटर कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये ट्रांसफर करने के बाद आपकी कंपनी के ऑफिसर्स मेंबर्स दूसरी कंपनी में 5 साल तक ना खुद ना उनके फैमिली मेंबर किसी भी किस्म का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, किसी पोजीशन पे नहीं जा सकते। ऑफिस से मुराद पोजीशन। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ अबव रिक्वायरमेंट, ऊपर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। कौन सी? 90 दिन में आपने ट्रांसफर कर दिया और पैसे थोड़े से रोक के रख लिए खर्चे के लिए। BOD shall file within 15 days a report to registrar containing such information and documents as may be specified। आप रजिस्ट्रार को 15 दिनों में रिपोर्ट भेजेंगे और उसको बताएंगे कि हाँ जी हमने इसे इस तरह से ट्रांसफर कर दिया है। फिर क्या होगा? विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का अपने काम ने कर दिया, रजिस्ट्रार ने आपकी रिपोर्ट ओके कर दी, उसके अगले 30 दिनों के अंदर आप क्या कर रहे होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप। आप कार्रवाई वाइंडिंग अप की शुरू कर देंगे, या दूसरी ऑप्शन क्या थी? मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग अ नेम ऑफ कंपनी
ऑफ द रजिस्टर, अगर उसके कोई एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है तो आप स्ट्राइकिंग की एप्लीकेशन देंगे, स्ट्राइक ऑफ करने की, और अगर हैं तो वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन देंगे। इफ रिक्वायरमेंट नॉट कंप्लाइड विद द ऑन अ टाइमली बेसिस एससीसीपी मे अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप। अगर आपने इस टाइम पीरियड का ख्याल नहीं किया और आप सीरियस नहीं नजर आ रहे तो एससीसीपी बाहर से एक बंदा लाके बिठा देगा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, फिर आपकी कंपनी को वो बंदा वाइंड अप कराएगा, फिर वो जबरदस्ती वाइंड अप कराएगा, वो अपने तरीके से वाइंड अप कराएगा। लॉ में डेज काफ़ी सारे होते हैं और एमसीक्यूज के हवाले से डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसे भी आप भूल जाते हैं तो अलग अलग बात है। पहले लाइसेंस रिवोक हुआ है, फिर 90 दिन में एसेट्स गए, फिर एसेट्स के जाने के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद 15 दिनों के अंदर आपने रिपोर्ट जमा कराई, रिपोर्ट एक्सेप्ट होने के 30 दिनों के अंदर आपने अगला काम किया, तो 90 फिर 15 फिर 30, एक पूरा प्रोसेस है। खूबसूरत बात यह है कि एक प्रोसेस है, मज़ेदार सा प्रोसेस है जो समझ आता है, और दुख की बात यह है कि याद करना पड़ता है। जी नहीं, असल में देखें होता क्या है, आप 90 दिन में एसेट्स बेच रहे हैं, आपकी सारी कोशिश है कि सारे एसेट्स पकड़ के बेच दें। उन एसेट्स में आपके पास डॉलर भी पड़े हुए थे, आप डॉलर बेचने गए, पता लगा जी इसहाक डार ने पाबंदियां लगा दी हैं, उसने कहा नहीं जी अब जो है ना अब डॉलर की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, अब डॉलर पड़े हुए हैं और 90 दिन गुजरे जा रहे हैं। इसका मतलब अब आप फंस गए हैं, आपके पास अभी भी कुछ ऐसे एसेट्स हैं, ये तो चलो डॉलर मजाक में मैंने बात की, कोई भी आपकी एसेट, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो फंस गई फौरन से नहीं क्लियर हो सकी। अगर तो सब क्लियर हो जाए फिर तो बहुत आसान है, आप स्ट्राइक ऑफ की तरफ जाएं। अगर सब क्लियर नहीं हो सका, इसका मतलब अभी आपको कुछ जगह टाइम चाहिए, ज़रूरत है कि एक बंदा आए वो सारी चीज़ों को बाकायदा देखे। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स हैं, डेटर्स को आपने 4 महीने का क्रेडिट दिया हुआ है, अब 4 महीने बाद ही वो पैसे देंगे, 90 दिन में तो पैसे ही नहीं देंगे, तो फिर आप जाते हैं वाइंडिंग अप के प्रोसेस की तरफ। तो रूल ये है कि इफ़ इट हैज़ नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो आसान चीज़, आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर एसेट्स या लायबिलिटीज कुछ हैं आपके पास तो वाइंडिंग अप। तो 90 दिन में मैक्सिमम एसेट्स आप दे देंगे उन्हें, थोड़े से बचा लेंगे, थोड़े से खर्चा पैसा बचा लेंगे, किस लिए, वाइंडिंग अप या स्ट्राइकिंग ऑफ। उसी वक्त आपको पता लग जाएगा कि हमें वाइंडिंग अप की तरफ जाना है या स्ट्राइक ऑफ की तरफ जाना है। स्ट्राइक ऑफ का खर्चा कम होता है, वाइंडिंग अप में ज़रा एक बंदा आ जाता है और उसके ज़रा प्रोसेस लंबे होता है, उस पर खर्चा ज़्यादा लगता है, तो आप उतना रिटेन करेंगे और एंड पे अगर बच भी गया तो वो बचा हुआ भी उसको ट्रांसफ़र होगा उस नए इदारे को। जी ये सारा जितना भी हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा है, इसमें किसी किस्म का कोई सवाल प्रोसेस में, यानी कि इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। वो क्या शर्तें हैं जिस पे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा रजिस्टर होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या रीजंस हैं जिन पे आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, और नंबर 3 रेवोकेशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, रिवोक होने के बाद आपके ऊपर क्या तकलीफें गुजरती हैं। इस चैप्टर का हॉट फेवरेट टॉपिक आईकैप को बहुत शदीद तरीन पसंद है। कोई सवाल, सारी बात समझ आ रही है। इन इदारों को ऑडिट अगर सेक्शन 42 में रजिस्टर हुए हैं तो फिर होता है, अगर ये किसी और कानून में गए हैं तो वो उस कानून के मुताबिक होता है। कंपनीज एक्ट में मौजूद हर कंपनी का ऑडिट ज़रूरी है सिवाय उस प्राइवेट कंपनी के जिसका 1 मिलियन से छोटा कैपिटल हो, तो सारी पब्लिक कंपनियों ने लाजमी ऑडिट करवाना होता है और ये नॉर्मली पब्लिक कंपनी के तौर पे आती है। और प्राइवेट कंपनी भी अगर 1 मिलियन से ऊपर पेड अप कैपिटल है तो उसका ऑडिट भी लाजमी है। जी कंपनीज तो हज़ारों की तादाद में, ऑडिटर्स इतने कम। असल में ऑडिटर सियाने हैं, ऑडिटर के पास टीम होती है पूरी। ऑडिटर वो चंद 3-4 हज़ार लोग नहीं हैं जो फर्मों के पार्टनर्स हैं, उनके अंदर मौजूद मैनेजर्स के नीचे ट्रेनीज, ये जो आप लोग जाएंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे, ऑडिट फर्म्स में, आप लोग उनके रिसोर्सेज होते हैं। तो हो सकता है कि एक पार्टनर 20 ऑडिट्स को देख रहा हो, तो 20 ऑडिट्स पे अलग अलग टीम होगी, एक मैनेजर शायद 4 ऑडिट्स को देख रहा हो, 5 ऑडिट्स को, एक मैनेजर के अंदर 5 ऑडिट्स हैं, उसके अंदर हर ऑडिट पे अलग अलग टीम है, हर टीम में एक सीनियर है और नीचे 7 कुछ काम करने वाले बच्चे हैं जो कि उसको असिस्ट कर रहे हैं। तो ये टीम ऑडिट करके मैनेजर को दिखाएगी, मैनेजर देखेगा क्वालिटी में क्या मसला, वो साथ साथ गाइड करेगा, फिर मैनेजर उस ऑडिट को पार्टनर को दिखाएगा, पार्टनर उस सारे को देखने के बाद उस पर साइन करेगा। तो शायद पार्टनर एक ऑडिट पे टोटल देगा 1.5 दिन और टीम शायद उस पर देगी 3 से 4 महीने।
तो होता ये है कि फिर मतलब छोटे रखे हुए होते हैं, वो छोटे थोड़ा सा कच्चा पक्का काम करके रख लेते हैं और एंड पे फाइनल ठप्पा लगाते हैं वक्त जो बड़े हैं वो उसे देख के और उसको। तो इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है, ट्रेनीज़ की ट्रेनिंग हो जाती है। आप जब फर्म में जाते हैं तो आप वो काम करते हैं जो पार्टनर के करने वाला है, कि आप ऑडिट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डायरेक्शन ले रहे हैं। जहाँ प्रॉब्लम होता है आप अपने सीनियर से पूछते हैं, उसे प्रॉब्लम होता है मैनेजर से पूछता है, मैनेजर को प्रॉब्लम होता है पार्टनर से पूछता है। जब साइन पार्टनर ने करने हैं तो जिम्मेदारी से बताएगा, जब मैनेजर तनख्वाह पे है उसका जिम्मेदारी है वो आपको सही से बताएगा। तो इस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाते हैं, आपको इतना कुछ इदारों के बारे में पता लग जाता है, ऑडिट्स के बारे में, कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। तो जो 3.5 साल की ट्रेनिंग है ये एक बंदे को बिल्कुल इमेच्योर लेवल से उठा के हाईली मैच्योर कर देती है और कम फर्म्स को फ़ायदा हो जाता है, फर्म्स को मुनासिब कॉस्ट में अच्छा रिसोर्स मिल जाता है। तो फर्म वाले आपको ये सब सिखाने के बावजूद भी आपसे पैसे नहीं मांगते, आपको वजीफा भी देते हैं। और बच्चे कंफ्यूज होकर उस वजीफे को सैलरी के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं और इंटरनेट पे कहते हैं मजदूर को इतनी तनख्वाह मिलती है, फलाना को इतनी तनख्वाह मिलती है, फलाना को इतनी। एक दफ़ा आईकेप में एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्टेज पे आके एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा जी मैं एक जगह गया तो एक लड़के ने, एक ट्रेनी बच्चे ने कहा कि जी मैं जिधर ऑडिट करने जाता हूँ वहाँ के ऑफिस बॉय को मेरे से ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो उन्होंने कहा तो तुम ऑफिस बॉय बन जाओ। क्यों नहीं बन रहे? अगर उसको तुमसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तुम अगर यहाँ हो तो इसका मतलब है यहाँ तुम्हें कुछ और मिल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो अगेन वो सैलरी नहीं होती जिसको बच्चे कन्फ्यूजिंगली सैलरी है। अब इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई फर्म नहीं चला रहा, हम लोग नॉर्मली उनके दुश्मन ही होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अप्रोच गलत होती है जब लोग सोचते हैं ना कि हमें तनख्वाह मिल रही है, हम उसे तनख्वाह नहीं है। आप एक जगह पे गए हैं, आप सीख रहे हैं, आप रॉ रिसोर्स हैं, आप उनके उस सिस्टम में अपने आप को ट्रेन करेंगे और आपकी अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। और इस दौरान ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही मुफ्त में काम करवा रहे हैं, वो आपको वो अप्रूव्ड वजीफ़ा जो आईकेप को लगता है कि इतना कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम उतना देते हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी देते हैं अपने शौक से। आजकल मेरे ख्याल में शायद 16,500 16,700 या 16,500 पर मंथ आपको मिल रहा होता है। प्लस कुछ और चीज़ें जो ये ट्रेनिंग कभी भी आपको नहीं बताएंगे। क्लाइंट अक्सर मुफ्त खाना खिलाता है, अक्सर क्लाइंट डेली खाने के आपको पैसे देते हैं और हज़ार रुपए तक देते हैं पर डे। और ये 1,000 रुपये लेके जाके दाल खा के आते हैं ढाबे से, 100 रुपये की दाल खा के और 900 रुपये जेब में डालते हैं, वो कोई नहीं बताता। और अगर क्लाइंट कह दे कि जी आपको हम पैसे नहीं देंगे, आप जो खाएं उसकी रसीद हमें दे दें, तो फिर जो लाहौर का सबसे महंगा खाना होता है वो खाते हैं और उसकी रसीद क्लाइंट को देते हैं। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें। फर्म आपको ट्रैवलिंग के पैसे भी देती है। अगर क्लाइंट थोड़ा सा ज़्यादा दूर है तो अक्सर फर्म अपने ऑफिस से उस क्लाइंट तक जितना फासला है उसका ट्रैवलिंग आपको रिक्शे के इक्विवेलेंट या इस तरह का आपको पैसे देते हैं। तो एक ऑडिट से जब एक ट्रेनी फारिग होता है तो औसतन वो 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपया उसको इजाफी मिल रहा होता है जो ट्रैवलिंग की मद में होता है। खाना पीना तो अलावा है, वो तो उसका बचा ही बचा। तो अल्टीमेटली ये 16,500 नहीं होता, ये तकरीबन औसतन 23,000 से 25,000 तकरीबन इस तरह से होता है। तो ये इतना कम नहीं होता कि बंदा गुजारा ना कर सके, अपना गुजारा कर लेता है और अपने फाइनल की तालीम का खर्चा निकाल लेता है थोड़ा जोड़ जोड़ के। हाँ, घर वालों को नहीं दे सकता पैसे, क्योंकि अभी वो खुद स्टूडेंट है, अभी वो सीख रहा है। अपने लेविश खर्चे करेगा तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो सिखाने का मरहला है ये इस तरह से काम कर रहा होता है। तो ऑडिट ज़्यादा कैसे कर लेते हैं अब आपको समझ आया कि टीम्स होती हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने फाइनली उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसको चेक करना है, ओके करना है। लो जी, इन्होंने कहा पीपीई कोर्स के लिए बेस्ट इदारा कौन सा है। बेस्ट को जानने की ज़रूरत ही नहीं, बस देख लेंगे कि कौन कौन सा इदारा करा सकता है। गिनती के 2-3 इदारे लाहौर में अप्रूव हुए हैं, तो बस फिर अब क्यों पूछ रहे हैं कि कौन सा इदारा। पीपीई क्या है? पीसीएससी सुना था? पीसीएससी सुना था? ये उसी जैसा है। उस ज़माने में पीसीएससी किसी से पूछते थे ये क्या है, तो वो उसको भी मुखफ़फ़ बड़ा मुश्किल सा लगता था। आपकी जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोर्स है वो पीपीई है। फिर इसी तरह से आपका जो ऑफिस की जो स्किल्स हैं वो एमएस ऑफिस का कोर्स है। और इसी तरह से आपका फिनटेक या आपका जो एनालिसिस का कोर्स है वो अलावा है। ये 3 तरह के कोर्सेज हैं जो आपको
कैफ और सी फैप के दरमियान में, कुछ को कैफ के बाद, कुछ को सी फैप से पहले, कुछ को सी फैप के दरमियान, अलग अलग इसकी रेंजेस बताई हैं आईकैप ने। आईकैप की वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है इन कोर्सेज़ का, और ये भी उन्होंने बताया कि ये कोर्सेज़ कब कब एप्लीकेबल हैं। आपने बड़े अरसे से इन कोर्सेज़ का इसलिए नाम नहीं सुना था कि मार्च 2022 से मार्च 2023 तक आईकैप ने एग्जाम कर दिए थे ये, बट वही कहते हैं कि मार्च 2022 के बाद जो भी रजिस्टर होगा फर्म में, मार्च 2023 के बाद जो भी फर्म में रजिस्टर होगा उसके ऊपर इनमें से कुछ एप्लीकेबल है। इंतहाई मजे की बात है कि आप लोगों का पेपर ही मार्च में, जिसका रिजल्ट मई में आना है, तो आप मार्च के फॉर श्योर बाद में ही रजिस्टर होंगे। इसका मतलब है ये कोर्सेज अब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए। तो आईकैप ने साल पहले बता दिया था, लेकिन साल तक शोर शराबा नहीं था, अब अचानक से ये बहुत सारी दुनिया पे एप्लीकेबल हो गए। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि आप एक दफ़ा आईकैप की वेबसाइट पे जाके, जहाँ नई स्कीम के डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ उन्होंने डायरेक्टिव्स फलाना फलाना फलाना, तो एक पूरा डायरेक्टिव है जो इन कोर्सेज के बारे में है, और फिर वो खासतौर पे कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अगर इस तरह का स्टूडेंट हूँ तो मुझे कौन कौन सा कोर्स देना है, मैं इस तरह का स्टूडेंट हूँ तो कौन सा कोर्स देना है। फिर भी कन्फ्यूजन हो, सबसे आसान है आप एक मेल लिखें, उसमें बताएं मेरा ये CRN है, मैंने ये पेपर पास कर ली हैं, मुझे बताएं मेरे ऊपर कौन कौन से कोर्सेज एप्लीकेबल है। वैसे तो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों के ऊपर कम से कम 2 एप्लीकेबल गालबन हो जाएंगे, PPE और MS ऑफिस, जो प्रेजेंटेशन वाला है और MS ऑफिस वाला। अब इसमें हो सकता है कि इनमें से एक आध ऐसा हो जो फाइनल के साथ साथ किया जा सकता हो। मेरी मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये है कि PPE तो कम से कम पास होना चाहिए आपका आर्टिकल से पहले, आर्टिकल रजिस्टर होने से पहले। MS ऑफिस को मैंने अभी नहीं देखा क्योंकि मेरी वो डोमेन नहीं है, मैं वो वाली चेंजेस देखता हूँ जो कि मेरे काम की होती हैं, तो इसके ऊपर मैंने ज़रा ज़्यादा रिसर्च नहीं की। तो आप एक दफ़ा देखिएगा कि आप पे कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, नहीं तो कॉलेज से पूछ लीजिएगा, कॉलेज के फ्रंट ऑफिस से पूछिएगा मैं इस तरह का स्टूडेंट हूँ, बताएं मेरे ऊपर कौन सा कोर्स एप्लीकेबल है। ये कोर्सेज की अभी आईकैप ने रिसेंटली एक लिस्ट दी है इंटरनेट पे कि ये कॉलेज ऐसे करा सकते हैं। तो लाहौर में स्कैन्स और पैक, इन 2 कॉलेजेस को उन्होंने अप्रूव किया है कि ये 2 कॉलेजेस ये कोर्स करा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, दूसरे कॉलेजेस अप्रोच करेंगे तो शायद वो और कॉलेजेस को भी ऐड कर दें, लेकिन आज की डेट में स्कैन्स के दोनों कैंपस और पैक, ये 3 यानी कि 2 स्कैन्स और 1 पैक, ये 3 अप्रूव हुए हैं और आगे शायद इसमें और ऐड हो जाएं। तो ये एक दफ़ा कॉलेज से पूछ लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है, नेट पे थोड़ा सा ऐसे सर्च कर लीजिएगा। जिस तरह से आपने हैरान होकर पूछा है, मुझे लगा है कि शायद आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। जो AFC में आपने पढ़ा था वो तो सिर्फ MCQs थे, वो मजाक था। अब फुल फिल प्रैक्टिस है, हो सकता है कि चूंकि अब PRC में नहीं है और AFC में था, तो अलग अलग तरह के लोग हैं ना, कुछ PRC करके आ रहे हैं, कुछ AFC करके आ रहे हैं, तो आप फिर उन्हें बताएंगे मैंने AFC में ये किया हुआ है, या मैंने राइटिंग स्किल का टेस्ट दिया हुआ है, पुराने कुछ लोगों ने दिया हुआ था। तो हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बताएं उन्हें कि मेरी ये कहानी है, मैंने AFC किया था, मैंने वो किया था, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बताएं मेरे ऊपर कौन सा कोर्स एप्लीकेबल और मेरी डेडलाइन क्या है। ठीक है, ये ज़रूर पता कर लें। ये सेशन में छुट्टियां नहीं होती ज़्यादा, तो इस सेशन में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। अगर तो आपको आर्टिकल से पहले करना है और ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट है या आप बिल्कुल आखिरी पेपर्स में, फिर तो लाजमी करें। अगर आपके पास अगले सेशन का मार्जिन है तो फिर एक आइडियल टाइम होता है पेपरों के फ़ौरन बाद, कि पेपरों के फ़ौरन बाद अगले पेपर की क्लास स्टार्ट होने से पहले वो वाला टाइम, या उस वक्त तकरीबन ये 2-1 महीने का मेरे ख्याल में कोर्स है। ये लोग कितने में करा रहे हैं, बल्कि एक आध स्टूडेंट ने ये 3 महीने में करवा रहे हैं, दोनों 3-3 महीने में करा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो फिर इसलिए एक दफ़ा इसमें ना छोटी छोटी सी बातें हैं जिस पे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप एक दफ़ा इसको सर्च ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं नॉर्मली जो कैफ की चेंज है या जब नई स्कीम आई थी तो उस पर अच्छी खासी गाइडेंस प्रोवाइड की थी। उसके बाद ये वाले कोर्सेज हैं, चूँकि मेरी डोमेन नहीं है, क्योंकि मैं इसको ना करवाता हूँ ना मुझे पता है कि ये किस तरह से हैं, तो मैंने ज़्यादा डिटेल से इसको नहीं पढ़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको कोई ऐसा जुमला दे दूँ जो आपको लगे कि हाँ भाई ये रूल है और बाद में रूल चेंज हो। तो दिस इज़ गुड कि आप एक दफ़ा रूल्स देख लीजिएगा और ग्रुप में एक दफ़ा याद करा दीजिएगा, तो हम आईकैप का वो डॉक्यूमेंट भी ग्रुप में सेंड भी कर देंगे। ओ आप तो फिजिकल हैं, ऑनलाइन वालों को कह देता हूँ, लेकिन फिर आपके ग्रुप में कैसे आएगा? चलें, आप ग्रुप नहीं, आप फिजिकली जाके जो है वो उसामा भाई अगर आपको नज़र आए, सर उसामा नज़र आए, उनसे आपने जाके कहना है कि वो सर कहते हैं कि जो हैंड्स ऑन कोर्सेज वाला डॉक्यूमेंट है वो ग्रुप में डलवा दें।
ठीक है जी। तो अब इतनी सुस्ती अगर करेंगे कि अच्छा पहले देखें यहाँ कौन बैठा है, वहाँ कौन बैठा है, तो आप नीचे जाते हुए उनको ढूंढ के उन्हें बता दीजिएगा कि ये वाली चीज़ है, तो वो उसमें डलवा देंगे। ये भाई भी अगर याद रख सके तो हैंड्स ऑन कोर्सेज वाला जो आईकेप का डायरेक्टिव है वो, और आईकेप के FAQ में जो हैंड्स ऑन कोर्सेज से रिलेटेड जो छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन्स की क्लैरिटी दी है, वो डॉक्यूमेंट हम ग्रुप में डाल दें ताकि इन सबको फायदा हो। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज हमारे जिम्मे पड़ जाएगा कि जी आप अपना कंपनी लॉ पढ़ाएं, आप बच्चों को कौन सा जो है वो नई टेंशन में लगा रहे हैं। लेकिन आई बिलीव कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, जिनकी लास्ट अटेम्प्ट है उनको तो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी इनमें से एक दो के बगैर। डन। तो हमने जो पढ़ा, पढ़ाई हमारी 10 मिनट पहले ख़त्म हो गई थी, हम ज़रा और बातें कर रहे थे। तो ये अब आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ के आना है कल इंशाल्लाह ताला इनकॉर्पोरेशन को।